for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. कैसे हो शशि भाई? भाई बस निकाल रहे क्वारंटीन के दिन। आप कैसे हो आकाश भाई? हम भी निकाल ही रहे, काट रहे हैं, दिन गिनने लग गए अब तो फिलहाल। अब तो फिगर्स याद हो रही है। कहाँ पे हैं आप अभी? आप कानपुर में हैं या मुंबई में हैं? मैं कानपुर में भाई, आप कहाँ पे हो? मैं मुंबई अंधेरी। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपकी फिल्म कामयाब आ गई नेटफ्लिक्स पे। और ये थैंक यू बहुत ही सो मच। जी, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। मैंने थिएटर में ही देख लिया था तभी। और अरे मतलब वाह। इट हिट्स यू इन द राइट वे। इमोशंस बहुत सही जगह पे सही तरीके से डाला हुआ है। और आपका भी जो कैरेक्टर है, हाँ। आपके सीन्स भी बहुत फनी है, कॉमिक है। तो कोई कोई इंसिडेंट याद है सेट से? कोई फनी इंसिडेंट या ऑडिशन के दौरान कोई इंसिडेंट, या संजय मिश्रा जी के साथ कोई फनी कुछ हुआ था उस वक्त? हाँ, संजय सर के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो बहुत ही फनी था। और मतलब जब शूट हम लोग मतलब शूट से पहले हमारी एक बार रीडिंग हुई थी जब मैं उनके घर गया था। और हार्दिक सर के साथ, तो उसी में हम लोग का एक छोटा सा सेशन हुआ रीडिंग का। तो संजय सर ने कहा था कि स्क्रिप्ट मत लेके जाना घर पे। तो हम्म। ऑब्वियसली मैं मेरी जो फिल्म जो कामयाब थी वो पहली फिल्म थी जो मैंने शूट करी थी। पूरी बाद में शूट करी थी लेकिन रिलीज पहले हुई थी। तो ऑब्वियसली मैंने क्योंकि संजय सर के थ्रू ये सब बातें आई हैं तो ऑब्वियसली ओबे तो करना ही था। मैंने कहा भाई ऑब्वियसली सर ने कहा है तो कुछ तो मतलब है इसका। तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्क्रिप्ट में लेके जाऊंगा। और कैरेक्टर के बारे में काफी समझ चुका था, अपने कैरेक्टर के बारे में। तो शूट पे संजय सर जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ऐसे ही डायलॉग करते करते जो हम्म। उसमें एक सीन होता था जिसमें वो वैनिटी में चले जाते थे। हाँ। तो मैं उनको कहता हूँ सर आप जाइए, मैं आपके लिए बाकी सामान भेजता हूँ। तो कहते हैं वॉशरूम ही चले जाना। हाँ। ऐसे ही टेक के बीच में उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। तो उस वक्त कैमरा मेरे ऊपर था और मैं जो भी वो बोले थे मैं रिएक्ट नेचुरली कर रहा था कि जो भी पूछते थे और क्या नाम है, मैंने कहा सर शिबू दास। अच्छा क्या करते हो? मैंने कहा सर डायरेक्शन। अरे वाह, तुम जैसे लड़कों की तो जरूरत है, डायरेक्टर की ज्यादा जरूरत है इस देश में। तो ये लाइन थी। और फिर वो वैनिटी में घुस जाते हैं। तो मैंने कहा सर आपकी सामान भेजता हूँ, आप बैठिए अंदर। तो कहते हैं, तब मेरे ऊपर कैमरा आता है तो उस वक्त संजय सर कहते हैं धो भी लेना। मैंने कहा हाँ सर, मैं चला भी जाऊंगा, वॉशरूम भी चला जाऊंगा। तो हम्म। एकदम से मेरे नेचुरली निकल गया मुंह से। उन्होंने कहा हाँ। कि वॉशरूम भी चले जाना। मैंने कहा हम्म। सर मैं धो भी लूंगा। फिर मैंने एकदम से रियलाइज किया कि मैंने क्या बोल दिया। तो हार्दिक सर ने मुझे कहा कि आकाश यू कांट डू दिस। मैंने कहा ओके। ओ शिट शिट शिट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो संजय सर खुद निकल के आए, कहते हैं सॉरी सॉरी। ऐसे ही बोल रहा था मैं मस्ती में, एक और टेक करते हैं। मैंने कहा चलो सुपर। क्योंकि ऑब्वियसली तुम फर्स्ट फिल्म कर रहे हो लाइफ में और तुम्हें पता नहीं कि मस्ती हो रही है, सीरियसली हो रहा है, क्या हो रहा हाँ। है। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पूरे टाइम सेट पे ऐसा माहौल था कि आप पे प्रेशर नहीं आ रहा था इतना हम्म। जैसा आप सोचते हो। तो आपके बचपन की बात करते हैं। आप कानपुर से हैं। तो और पिछली हाँ। बार जब हम मिले थे, आपने मुझे बताया था कि आप पहले क्रिकेटर थे। और तो उस पे कुछ बता सकते हैं कि कैसे क्रिकेटर से एक्टर बन गए? कब कब डिसाइड किया एक्टिंग करना है, क्रिकेट छोड़ देना है? क्रिकेट या मतलब आई थिंक हर एक बच्चे का सपना होता है इंडिया में कि उसको बड़े होकर क्रिकेटर बनना हो। तो वही मैं भी उनमें से एक था। और स्कूल में काफी, मतलब जब स्कूल में था तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था। जो मेरा 8th क्लास का जो रूटीन था वो ये होता था, बिकॉज उस टाइम पे मैं फुटबॉल भी खेलता था और क्रिकेट भी खेलता था लेकिन ज्यादा फोकस क्रिकेट में था। तो 8th क्लास में सुबह सुबह 5:30 बजे उठ के फटाफट दूध पी के 6 बजे किसी भी तरीके से स्कूल पहुंच जाता था। 1 घंटा फुटबॉल खेलता था, वहीं पे चेंज वेंज करके फिर उसके बाद क्लासेस अटेंड करता था। फिर हमारा कुछ फोर्थ पीरियड के बाद जीरो पीरियड होता था तो हम लोग फिर से क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। फिर आखिरी 2 पीरियड कभी कभी फुटबॉल की प्रैक्टिस होती थी और छुट्टी के बाद हम लोग आधा एक घंटा फिर क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद मैं घर जाता था, लंच करता था और फिर मैं क्लब जाता था, कमला क्लब कानपुर में काफी फेमस है। तो वहां पे प्रैक्टिस करता था कुछ 2-3 घंटा और फिर घर आता था।
तो ये मेरा रूटीन था हम्म, 8th क्लास में। और जब मैंने 9th 9th क्लास में, मतलब 8th क्लास में ही मैंने अंडर 15 के ट्रायल्स दिए क्रिकेट के। तो फर्स्ट राउंड में ही मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। और मेरा एक क्लासमेट था जो यूपी खेलता था। तो स्टेट लेवल। स्टेट लेवल खेलता था। और ओके। हम लोग मैचेस वगैरह खेलते थे, तो जितने भी मैचेस वगैरह होते थे तो मैं मतलब रन्स तो बना लेता था, लेकिन ट्रायल्स में कभी सिलेक्ट ही नहीं हो पाता था। अच्छा। तो फर्स्ट राउंड में ही हटा दिया था, मुझे निकाल दिया था। और सबने कहा, सब मतलब आसपास के लोग सब हैरान हो गए कि तुम स्कोर भी कर रहे हो लीग्स वगैरह में, और तुम स्कूल के मैचेस भी खेलते हो उसमें भी स्कोर करते हो, और तुम जब ट्रायल देते हो तुम सिलेक्ट नहीं होते हो। हम्म। तो मैं काफी निराश हो गया था। और 9th क्लास में जब आया था, तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपका 10th क्लास होगा और वो बोर्ड्स होगा, तो बहुत प्रेशर होगा। और 9th क्लास में मेरी स्कूल की शफलिंग हुई थी। और मतलब स्टूडेंट्स जो आपका सेक्शन होता है, जितने भी क्लासमेट्स होते हैं, आपको दूसरे सेक्शन में डाल देते हैं। तो उस वक्त ज्यादा कोई दोस्त वोस्त नहीं था, एक दो ही दोस्त थे जिनसे बातें बातें होती थी। और मेरी रैंक बहुत गंदी आई थी। मतलब हमेशा मेरी अगर 50 बच्चे हैं तो 25-30 आ जाती थी। तो मेरे घर वालों से इतना प्रेशर था नहीं पढ़ाई का। उन्होंने वो बस यही कहते थे कि भाई अच्छे मार्क्स लाओ किसी तरीके से। तो 9th में मेरी शफलिंग हुई थी, तो मेरी रैंक कुछ 36-37 आई थी। और स्टूडेंट्स भी 39-38 ऐसे ही थे। तो अच्छा। मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ गया था, और मैंने ये बात अपने घर पे किसी को नहीं बताई थी। और ये मतलब रैंक ऐसी आना, और आप पास हो लेकिन फिर भी आप लास्ट आए। और उस क्लास में सब अच्छे स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे थे पढ़ने में। हम्म। और टीचरों की नजर अलग हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट रैंक आई है। तो ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो मैंने क्रिकेट छोड़ दिया था उसी वक्त, क्योंकि मैंने खुद ही डिसीजन ले लिया था कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मेरे मामा, मेरे रिश्तेदार मेरी मम्मी से बात करते थे कि क्यों लड़के ने छोड़ दिया, क्रिकेट इतना अच्छा खेलते। कहते मैंने तो इसको बोला ही नहीं, ये खुद ही छोड़ दिया इसने। तो वहीं से मैंने क्रिकेट को अपना साइड ले लिया। फिर उसके बाद बिकॉज मैं पूरे टाइम क्रिकेट में फोकस रहता था, जब मैंने ऐसे क्रिकेट छोड़ा, मतलब मैं क्रिकेट लीग वगैरह खेलता रहता था, बट प्रैक्टिस छोड़ दी थी मैंने। हम्म। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी। मैंने डांस किया। और डांस में स्कूल वाले हैरान हो गए कि ये लड़का सिर्फ स्पोर्ट्स में था, एकदम से डांस कैसे करने लग गया। और मुझे खुद नहीं पता था डांस कैसे कर रहा हूँ मैं। लकली मेरा एक स्कूल का ही सीनियर था, जो मुझे एक दिन किसी शादी में मिल गया था। और हम लोग ऐसे ही पंजाबियों में ऐसा होता है ना कि रिश्तेदार मिल जाते हैं, और वो भी सेम रिश्तेदार, और वो डांस कोरियोग्राफर था हमारे स्कूल में। तो उसने ऐसे ही उसके साथ डांस कर रहा था शादी में, तो उसको बड़ा मजा आया मेरे साथ। कहते हैं कि यार हाउस के मतलब हाउस कंपटीशन हाउस। होता है, उसमें डांस कंपटीशन होने वाला है, तो हम्म। तुम भी आओ। मैंने कहा ठीक है। तो वहीं पे मैंने डांस पहली बार उसके साथ, तो उसने जो कोरियोग्राफ किया था मैंने किया उसके साथ। और नेक्स्ट ईयर से सारी टीचर्स ने मुझे स्कूल का कोरियोग्राफर बना दिया क्या बात है, क्या बात है। था। क्या ट्रांजिशन तो मारा मैंने आपने। सोचा अरे ये हाँ। ट्रांजिशन ही बहुत वियर्ड था। और मतलब नेचुरली आप शादियों में तो नाचते ही हो मस्ती में, हाँ। बट आपको नहीं पता था कि वो जो आप शादियों में जो नाचोगे, वो सेम आपको कभी स्टेज में आपको सबके सामने नाचना पड़ेगा। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर स्टेज फियर है ही नहीं। क्या बात है। तो बस वहीं से मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने लग गया था काफी चीजें। और फिर उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया। हम्म। मास कम्युनिकेशन में मैंने थोड़ी बहुत फिल्म्स बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, जिसमें हम हम्म। लोग सब करते थे, हम्म। लिखते भी थे। और कभी कभी कैमरा भी खुद ही कर रहे हैं। छोटे हम्म। मोटे जितने भी सबसे गंदे रोल होते थे वो मैं खुद करता था। हम्म। ताकि ताकि मतलब, क्योंकि पता है कि कोई करेगा नहीं तो मैं ही कर लेता हूँ, क्योंकि हाँ मेरे लिए थोड़ा छोटा रोल होगा, क्योंकि मैं कैमरा कर करके बोर हो जाता था कभी कभी बहुत देर तक। तो मैं सोचता था कि चलो कुछ मस्ती करने को मिलेगा, ये छोटा सा सीन है, कैसे इंटरेस्टिंग बना दूं। तो उसमें ज्यादा दिमाग था, हम्म। रादर देन कि तुम ये सोचो कि नहीं तुम्हें बहुत मतलब एक्टिंग करनी है लाइफ में, तो इसलिए। तो वही छोटी छोटी चीजें करते 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 जब कॉलेज खत्म हुआ, तो आप बिहाइंड द कैमरा 2-3 प्रोजेक्ट करे। और वहीं पे एक फिल्म करी मैंने, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी एज अ स्टिल फोटोग्राफर। क्या वहाँ पे बात है। नीरज काफी सर को देखा मैंने। हाँ। और जब उनको देखा, उनकी क्राफ्ट को देखा, उनके प्रोसेस को समझने की कोशिश करी, तो मैंने सोचा कि
ये ऐसी चीज है जिसको मैं फील करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या जहाँ तक पता चला वो थिएटर उन्होंने काफी किया है और वर्कशॉप्स भी काफी फेमस है। हम्म तो मैंने सोचा कि ऑब्वियसली अभी वर्कशॉप्स वगैरह तो कर नहीं सकता, बिकॉज आई वाज वेरी स्केर्ड और बहुत नर्वस रहता था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा या नहीं। हम्म तो मैंने सोचा था कि मुझे कोई नॉन कमर्शियल ग्रुप ज्वाइन करना है थिएटर में, जो कमर्शियल ना हो। और क्योंकि कमर्शियल में फिर काफी लोग आते हैं टिकट देके, और अगर उनको पसंद ना है तो गालियां खाओ, तो वो हाँ, बर्दाश्त नहीं था मुझसे। तो अच्छा। मैंने सोचा कि बेटर कि आप किसी ना किसी तरीके से आप कोई ऐसा नॉन कमर्शियल ग्रुप ढूंढो। और लकली मुंबई में ही मुझे हम्म एक थिएटर ग्रुप है शब्द नाम का, जिनके हमारे गुरुजी का नाम है रामेंद्र शुक्ला, जो बहुत ही सरल तरीके से अब एक्टिंग का मतलब समझाते हैं। और कुछ 10-15 एक्सरसाइजेस होती है उनकी क्लासेस में, जी। और वो मैंने कम से कम 2 ढाई साल 3 साल किया, और वहीं पे मुझे रियलाइज हुआ कि ओके मैं एक्टिंग में जा सकता हूँ। तभी मैंने हम्म। वहीं से ऑडिशंस देना चालू किया और उनके साथ लगा रहा 2-3 साल तक। तो वहां पे मुझे पता चला ओके नाउ आई कैन गेट इनटू एक्टिंग प्रॉपर्ली। आपने जैसे आपने कहा डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के आपने बिहाइंड द सीन्स आपने काम किया, आपने तितली में भी काम किया स्टिल बिहाइंड द सीन्स। फोटोग्राफर। जी। हाँ, तो तितली में मैंने बिहाइंड द सीन्स किया था। ये प्रोजेक्ट्स कैसे आए थे आपके पास उस वक्त? तो मेरे सर है विनीत मोदी, जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। तो जब मैं कॉलेज में था एमआईटी में, तो मैं बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाता था, फोटोग्राफी बहुत करता था, और अधिकतर अपनी फिल्मों में सिनेमाटोग्राफी जितनी होती थी, मतलब अच्छा। वैसे लेवल की भी, बट कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से हम लोग डीएसएलआर से वो शॉर्ट फिल्म हम्म बनाते थे हम्म कॉलेज में। हम्म तो मेरे जो सर थे अमित चावला सर, तो उनके पास ये आया था विनीत सर का रिक्वेस्ट कि आई नीड सम स्टूडेंट फॉर एन इंटर्न, जो मतलब स्टिल्स ले सके और वीडियोस ले सके। तो वहाँ पे मतलब अमित सर ने मुझे बताया कि तुम इनसे कांटेक्ट कर लो, अपना काम भेज दो। तो मैंने अपनी जितनी भी शॉर्ट फिल्म भेजी, उनको मजा आया, काफी अच्छा है, और मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मैं क्या करने वाला हूँ। और मैं बस उन्होंने कहा ठीक है तुम हो हमारे साथ काम कर रहे हो, और मुझे पता भी नहीं था मैं फिल्म कौन सी कर रहा हूँ। और उस वक्त शशांक अरोड़ा और शिवानी रघुवंशी, दे वर बोथ फ्रेशर, यस और वो यस। उनकी वर्कशॉप्स में जा रहे हो आप, और दिल्ली में थे उस वक्त। तो पहला दिन ही मेरा, जिस दिन मेरा एग्जाम था कॉलेज का, उसके नेक्स्ट डे हाँ। मेरा फर्स्ट शूट था। अच्छा। ऐसा था मेरे साथ इंसिडेंट। तो मैं गया, तो मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ कि यार मुझे समझ तो आ नहीं रहा है, बट फर्स्ट टाइम जब सेट पे मैंने देखा कि हम्म। फ्लैप में वाईआरएफ क्या बात ऑब्लिक है। डी दिवाकर लिखा हुआ है। बनर्जी, हाँ। तो मैंने कहा शिट, मतलब ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से तो मैं बहुत कुछ सीख कर जा सकता हूँ। हम्म। तो वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि फिल्म मेकिंग प्रोसेस कितना कितना ज्यादा टफ होता है, और कितनी मेहनत लगती है, और कितना एक्सपीरियंस लोगों का यूज होता है हम्म। एक फिल्म बनाने में। तो आप जैसे आप फोटोग्राफर भी है और आपका एक पेज भी है इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी का, और तो आपका अभी हाँ, ऐसा थॉट है आगे जाके करना है, प्रोफेशनली करते रहना है साइड बाय साइड एक्टिंग के साथ साथ? ऑब्वियसली, मतलब मैं उसको कमर्शियली नहीं लूंगा, बिकॉज अगर मैंने फोटोग्राफी कहीं ना कहीं उसको अवॉइड इसलिए ज्यादा किया, क्योंकि वो जब भी आप कमर्शियली करते हो तो वो आप उसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैंने जितनी भी फोटोग्राफी कॉलेज में भी करी है, तो वो मैं इसीलिए मैंने पेज ही इसीलिए बनाया, क्योंकि वो आज तक भी कोई कमर्शियल पर्सपेक्टिव से मैंने कभी उसको खींचा ही नहीं है, कोई फोटो उसको खींचा ही नहीं था। जो भी हम्म। मेरे जैसा मैं सोचता था, जैसे विजन्स आते थे, उसी के अनुसार मैं पिक्चर्स लेता था। तो अगर मैं मे बी फ्यूचर में कंटिन्यू करूंगा, तो आई मेक श्योर कि मैं उसको कमर्शियली ना लेके जाऊं। हम्म। बट फिल्म्स में भी अभी मुझे खुद एक्सपीरियंस लेने में इतना टाइम लग रहा है, तो हाँ। अभी तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई फिल्म डायरेक्ट करूंगा फिलहाल। तो आप जब मुंबई आए, आपने बताया आप थिएटर कर रहे थे, तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसके साथ साथ आपने एक एड एजेंसी में भी काम शुरू किया था, बैंड स्टैंड हाँ, वीडियोस, डांसर एंटरटेनमेंट, हाँ। बैंड स्टैंड एंटरटेनमेंट। तो जी, हाँ, बताए तो अब। ये इसका जो पहला एड था, तो उसमें मतलब हम सब दोस्त, एक था मेरे
कॉलेज का ही जो जिसने मुझे ये प्रोजेक्ट दिलाया था एज एन एक्टर, क्योंकि मैंने उस वक्त एक ऐड कर लिया था लावा मोबाइल्स का उस टाइम पे। और उसके बाद उसने कहा था कि मेरा एक फ्रेंड कर रहा है, शायद ही पैसे मिले तुम्हें। उनका पहला खुद प्रोजेक्ट है बैंड्रा एंटरटेनमेंट का। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करना चाहूंगा, मुझे सीखना है, मुझे काम करना है। तो फर्स्ट एड, वो उनका प्रोडक्शन, पूरे एड का ही प्रोडक्शन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 8,000 या 7,000 का था फिर तो पूरा भूल ही जाओ। प्रोडक्शन, बट स्टिल उसका। फिर तो पैसे हाँ मांगना भूल ही जाओ एज एन एक्टर। हाँ, पैसे मांगना तो भूल ही जाओ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है और आप उसको एक ऐड बना रहे हो, और फिर आप उसको मतलब हर कोई मेंबर जो भी था क्रू में, उसको कोशिश सबकी यही थी कि उसको बेटर से बेटर बना सके उस एड को। तो वहां पे मुझे पता चला कि कभी कभी आप कुछ पैसों में भी बहुत कुछ बना देते हो, और फिल्मों में और बड़े बड़े एड्स में बहुत पैसा लगता है। तो वहां पे रियलाइज हुआ कि मैं भी यहाँ पे जहाँ जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नया बन मतलब आया है मार्केट में, और वो कोशिश कर रहा है बढ़ने की, तो वो मुझे भी काफी कुछ सिखा सकेगा। तो मैंने सोचा था कि मैं इन लोग को अप्रोच करूंगा कि कोई भी एज एन एडी का काम हो तो प्लीज मुझे बताना। तो मैं बहुत चीजें करता था, कभी कास्टिंग करता था उनके लिए, कभी एज एन असिस्ट करता था, और बाद में मुझे उन्होंने 2 एड्स डायरेक्ट करने के लिए भी दिए थे, तो वहां पे भी मैंने कुछ डायरेक्ट किया था। फिर आपने ऑडिशन देना कब शुरू किया एज एन एक्टर? और फिल्टर कॉपी जो आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था आपके एक्टिंग करियर में, तो वो एसोसिएशन हाँ, कैसे हुआ? फिल्टर कॉपी का मैंने एक वेब सीरीज करी थी जो नवजोत गुलाटी ने डायरेक्ट करी थी। तो वो उस वक्त उन्होंने कोलैब करके आई गेस मतलब उन्होंने साथ में मिलके ही ये प्रोड्यूस करी थी। तो वहीं पे मैंने छोटा सा रोल था। तो जो कार्तिक कृष्णन है क्रिएटिव फिल्टर जी कॉपी के, जी। तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया था वहाँ पे। तो उसके बाद फिल्टर कॉपी मेरे ख्याल से चालू हो गया था उनका चैनल, और 1 डेढ़ साल हो गए थे उनके चैनल को। तब कार्तिक ने मुझे फिर से कॉल किया कि आकाश, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्टर, एक ऑडिशन दोगे आके? मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली। तो वहीं पे मैंने ऑडिशन दिया और काफी अच्छा लगा उनको, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा पहला वीडियो पीपल वी सी इन एवरी एग्जाम, जो मेरे लिए काफी, मैं काफी जुड़ा हुआ उस स्केच से, और अभी भी मेरा फेवरेट है वो। तो वहीं पे मैंने किया। तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय जर्नी विद फिल्टर कॉपी। और हम्म। बाकी ऑडिशंस मैंने स्टार्ट कर दिए थे मुंबई आते ही। मैंने मतलब आफ्टर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी आई स्टार्ट गिविंग ऑडिशन। और उसके साथ साथ आप इतने सारे शोज में भी आए, सीरीज में। आप इनसाइड एज में हैं, हाँ आप मिर्जापुर में भी हैं। जी। आपका अपना एक हाँ, सोलो मिर्जापुर में लीड शो वाला करता शो था। है, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे विच ना इज हो ऑन पाएगा। इरोस नाउ इरोस आई नाउ, होप। इरोस नाउ। या हाँ। तो ये मोमेंट्स कैसे होते थे जब ऑडिशन से मतलब कास्टिंग से फोन आता है कि आप लॉक हो चुके? कोई मोमेंट याद है जब इनसाइड एज का आपको लॉक किया था? दो मोमेंट याद है आपको, कैसा हुआ था? कितने राउंड ऑफ ऑडिशंस होते हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज इनसाइड एज वाज दैट काइंड ऑफ अ सीरीज जो आप मतलब एज एन एक्टर हमेशा चाहते हो, क्योंकि आप ऑडिशंस तो खूब सारे दे रहे हो, और आप हमेशा से चाहते हो कोई बड़ी वेब सीरीज हो या कोई बड़ी फिल्म हो उसमें आपको रोल मिले। तो इनसाइड एज वाज दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट कि मैंने कुछ पहली बार लाइफ में कुछ क्रैक किया है। हम्म। तो एक वैलिडेशन था कि आप ऑब्वियसली, ये तो मैंने मान लिया था कि टाइम लगता है, बट मैंने ये भी मान लिया था कि अगर टाइम दोगे तो आपको पक्की बात है कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि क्या बात। इतनी जल्दी आप भागा दौड़ी से अगर आप कुछ हासिल करने की कोशिश करो तो आप उसको हासिल भले ही कर लोगे, लेकिन उसमें आप सुकून नहीं जी पाओगे, उसका सुकून नहीं ले पाओगे अच्छे से। तो हम हाँ। जब पिछली बार मिले थे, आपने मुझे बताया था कि एक स्पेशल सा इंसिडेंट हुआ था आपके और परेश रावल जी के बीच, कि उनको आप पूछ रहे थे कि कैसा कर रहा हूँ मैं, कैसा कर हाँ। रहा हूँ। वो इंसिडेंट जरा हम ऑडियंस के लिए बता सकते हो वो जरा? ओके। तो जब हम लोग रिहर्स कर रहे थे तो उस वक्त बहुत नर्वस था, बट सर ने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया था रिहर्सल में ही कि कोई बात नहीं, आराम से, कोई टेंशन नहीं।
मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो वहाँ पे मैं एक पल के लिए वैसी फीलिंग्स खत्म हो गई थी कि मैं स्टार्टिंग में जब आप रिहर्सल करने जा रहे होते हो तो आप बहुत सोच रहे होते हैं बड़े सर के सामने रिहर्सल कैसे करूँगा, बड़े सर के सामने कैसे करूँगा, बट सर ने इतना कंफर्टेबल कर दिया, फिर वैसा कभी फीलिंग आई नहीं कि मैं नर्वस हो सकूँ। और जब हमने परफॉर्म किया और जैसे ही कट हुआ सर ने कहा गुड, ऐसा हल्का सा गुड, तो वहां पे बहुत फिर से सवाल खूब सारे आने लगे, सही में सर अच्छा था क्या? सर सर कह रहे हाँ हाँ ठीक है अच्छा था। तो वहां पे मुझे लगा कि यार एक छोटा सा गुड जो आपको मतलब आप ऑब्वियसली कोई आपको आपको हल्की सी तारीफ कर दे आपको अच्छा लगता है, लेकिन कोई इतना बड़ा एक्टर जो हल्का सा गुड बोलता है वो तो मतलब आप जिंदगी भर याद ही रखोगे, हमेशा कभी भूल ही नहीं सकते हो। तो आई थिंक वो मेरा बेस्ट मोमेंट था शूट में। तो ये सीनियर एक्टर्स के साथ जो केमिस्ट्री कैसे सेट करते हैं, मतलब आप जब पहली बार मिलते हैं उनसे आपको लगता है अरे परेश रावल है, अरे संजय मिश्रा है, तो उस प्रोसेस से यहाँ तक कैसे आप पहुंचते हैं कि अरे ये मेरे कैरेक्टर है, ये मेरे को एक्टर है, हाउ डू यू रीच देयर? लाइक आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी कहानी होती है। अगर आप कहानी पे बिलीव खुद करते हो तो आपके पास ऐसे थॉट्स आते नहीं है कि आप उनके सामने परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ऐसे थॉट्स कभी नहीं आते। और जब आप रिहर्स कर रहे होते हो तो मेरा मेरा एक उसूल है कि मैं हमेशा अपने को एक्टर को फ्री कर देता हूँ, क्योंकि मैं उनके थ्रू चलना चाहता हूँ रादर देन मैं खुद गाड़ी चलाऊं। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको चाबी दूं और मैं बगल में बैठ जाऊं, ताकि मुझे वो ड्राइव पे ले जाए। और अगर कोई सीनियर एक्टर हो तो वो तो बहुत ज़रूरी है। और परेश सर जैसे और संजय मिश्रा सर जैसे सीनियर एक्टर जब गाड़ी चला रहे होते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है, कि वो पता है कि वो आपको सही सलामत घर पहुंचा देंगे। आप कैसे अपने आप को एज एन एक्टर संतुलित करके रखते हैं? आप कुछ और प्रैक्टिसेस करते हैं, योगा करते हैं या सम फॉर्म ऑफ डांस और मार्शल आर्ट्स, एनीथिंग? मैं मार्शल आर्ट तो अभी नहीं करा, बचपन में हाँ फर्स्ट क्लास में कराटे करी थी। तो लेकिन हाँ मैं योगा करता हूँ और वर्कआउट मेरा रोज का है, और एटलीस्ट आधा एक घंटा मैं मिनिमम वर्कआउट करता हूँ, और जिसमें से मैं 10-15 मिनट कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट मेडिटेशन करूँ। एंड कभी कभी मतलब कुंडी लगा के कमरे में बंद करके अपने आप को गाने सुन के जोर जोर से कूदता भी हूँ। वो भी पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीज एक स्थिर कर देता है। हाँ स्ट्रेस रिलीज करता है। और बाकी मतलब मैं साइकिलिंग बहुत करता हूँ, अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ। आकाश, मैं आपसे थोड़ा सा अलग एक सवाल करना चाहूंगा, अगर आप को अच्छा नहीं लगे तो मुझे रोक दीजिएगा, बट सवाल काफी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। आकाशदीप, आपको इंडस्ट्री में कभी ऐसा कास्टिंग में या रियल लाइफ में कभी हाइट की वजह से कभी कोई रोका गया है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम जो लोगों की सोच है वो ऐसी है कि अरे तू नाटा है, तू मोटा है, तू अच्छा नहीं दिखता, तो एक्टर मत बन। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप हमारी जो ऑडियंस है उनको थोड़ा प्रेरणा दे सके कि किस तरीके से जो कन्वेंशनल नेगेटिव क्वालिटीज लोग बोलते हैं कि इस वजह से तुम एक्टर नहीं बन सकते, उसको कैसे पॉजिटिव करें? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज तक मुझे किसी बाहर वाले मतलब अपनी इंडस्ट्री के या किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कभी ऐसे मुंह पे तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारी हाइट छोटी है या वैसे। हाँ मतलब ऑब्वियसली ये हुआ है कि यार आकाश तुम बहुत छोटे लग रहे हो उस एक्टर के सामने, वो बहुत माचो टाइप है और तुम कैरेक्टर वो निभा नहीं पाओगे, वो डायरेक्टर की वैसी जस्ट प्रोफेशनली बोला। मैं फिर सोचता हूँ प्रोफेशनली होता है तो वो मैं मान लेता हूँ। बट हाँ मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे बहुत बार पूछा है, मैं मतलब अपने पर्सनली फैमिली मेंबर्स हैं मतलब जो ऐसे सवाल पूछते हैं कि यार तुम तो तुम्हारी हाइट नहीं, तुम कैसे एक्टिंग कर सकते हो। और एंड आई थिंक ऑल्सो आई फील कि उनके पास ये सवाल इस वजह से क्योंकि हमारी फैमिली में आज तक कोई इस फील्ड में आए नहीं है। जी जी। तो वो आप अगर मतलब आपके जब पर्सनल मेंबर्स ही आपसे ये सवाल पूछते हैं तो आप ज्यादा दुख हो जाते हो, और बाहर से तो आपको फर्क नहीं पड़ता। बट
मैंने फिर रियलाइज किया कि मेरी किस्मत ही आगे, मेरा काम ही आगे शायद बता देगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा। आकाश, अभी आपके आने वाले काम क्या क्या है, आप हमें बता सकते हैं? इनसाइड एज 3 कब रिलीज हो रही है? ऐसा कुछ बड़ा तो नहीं है, और इनसाइड एज 3 मुझे नहीं पता कब रिलीज हो रहा है, एंड इनसाइड एज 3 में मैं हूँ नहीं एक्चुअली में। अच्छा, ठीक है। और बट ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह हैं, स्केचेस वगैरह जो रिलीज होने वाले हैं, एंड मुझे नहीं पता कब रिलीज होंगी, तो आई थिंक मुझे वो अपडेट करेंगे तो मैं अपडेट कर सकता हूँ, बट ऐसा कुछ हाँ, बड़ा नहीं है मेरा जो आ रहा है, ये तो अच्छा, कंफर्म है। आप घर से स्केचेस शूट कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में हम देख रहे हैं, घर से ही शूट हाँ करके हाँ एक्टर्स भेज रहे हैं, ऐसा आप भी कर रहे हैं हाँ, फिलहाल? तो मैंने एक किया है, मैंने एक स्केच किया है और एक शॉर्ट फिल्म भी करी है, क्या और बात है। काफी अच्छी शॉर्ट फिल्म है, मुझे काफी अच्छी लगी, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था उसका। और उसमें मेरी मतलब मैं कम से कम 1 महीने से मैंने शेव नहीं करी थी, तो आई वॉज हम्म। एबल टू प्ले लाइक, मतलब कुछ 29-30 ईयर ओल्ड कैरेक्टर मैंने प्ले किया उसमें। मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने ये भी पता किया, आप अभी यूट्यूब चैनल आपका अपना है, जिसपे आप काफी अच्छा, चीजें डालते रहते हैं। अभी आपने एक पोएम डाला अपना, और हाँ 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 आपने पैराग्लाइडिंग के वीडियोस भी डाले हैं। तो ये कॉन्शियस हाँ। थॉट है क्या आगे जाके अपना यूट्यूब चैनल भी चलता रहे, ब्लॉगिंग कर आप करें आगे जाके? बहुत लोग कर रहे हैं आजकल, लाइक तन्मय भट्ट इज डूइंग। इज देयर अ थॉट लाइक दैट? ऐसा नहीं, मतलब आई डोंट नो, आई थिंक जिनके भी चैनल्स है यूट्यूब वाले, आई थिंक दे आर सुपर टैलेंटेड, बिकॉज they are regular, and they are always making content. They have to be active on Instagram, they have to be active on YouTube, they have to be हम्म। active so many places, like they go to so many shows and interviews, and also बहुत जगह जाते रहते हैं। मेरे लिए शायद मुश्किल हो, बट आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ, जब भी मुझे अंदर से कुछ फील होगा तो मैं अपने चैनल में जरूर डालूंगा। और मेरे लिए ऑब्वियसली अब सब्सक्राइबर्स वाला जो खेल है वो उसमें मैं नहीं घुस सकता, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम्म। मैं रेगुलर हो पाऊँ या ना हो पाऊँ, वो तो मुझे नहीं लगता। उसके लिए आई थिंक यू नीड प्रॉपर टीम फॉर इट, आई फील पर्सनली। यस। अकेले आई थिंक मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बट ऑब्वियसली जब मेरी टीम होगी तो मैं रेगुलर भी होने की कोशिश करूंगा उसमें। पर आप मेरा कर ये सकते हैं, तो लेकिन आपको कंफर्म है शायद कि जब एक्टिंग छोड़ देना पड़ेगा अगर यूट्यूब में ही वीडियोस बनाएंगे तो, क्योंकि आपको फुल टाइम करना बहुत, पड़ेगा। हाँ। वो मुश्किल है, वो बहुत ही मुश्किल है, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच डिजिटल कमेंट्री पे आने के लिए, थैंक यू सो ट्रेंडिंग मच टैलेंट्स फॉर पे आने के लिए। हैविंग मी। थैंक यू। हमारे ऑडियंस हाँ, को आपको कहना है कि सब्सक्राइब करना है, बट इन द स्टाइल ऑफ फिल्टर कॉपी। hello everyone, please like and please share this video, and for more freshly brewed non-fiction content, please subscribe to Digital Commentary.